हमने ये पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल हम लोगों ने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने ये पढ़ा था हम सब लोगों ने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। किसी भी गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, उस गुड्स को हासिल करने के लिए, उस गुड्स को अक्वायर करने के लिए जो आपने खोया होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है? कोई भी गुड आप हासिल करते हैं या कुछ भी आप अक्वायर करते हैं, तो किसी भी चीज को अक्वायर करने के लिए आप कुछ खोते हैं, तो जो हमने खोया होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। उसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर इसकी कैलकुलेशन हमने सीखी थी। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या है। जो चीज हम लूज करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जैसे ये देखें ऊपर में दिया हुआ है, सॉरी, जो चीज हम लूज करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो चीज हम गेन करते हैं वो हम न्यूमिनेटर के अंदर लिखते हैं। और जाहिर बात है आपके पास दो दो वैल्यूज होंगी, गेन की भी लूज की भी। एक पुरानी वैल्यू होगी, एक न्यू वाली वैल्यू होगी। तो आपने न्यू वाली वैल्यू में से क्या करना है, ओल्ड माइनस कर देना है। न्यू वाली वैल्यू में से ओल्ड माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो जो आपने लूज किया है पहले आप वो लिखेंगे, फिर जो आपने गेन किया है आप वो लिखेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस चीज को अक्वायर करने के लिए जो गेन किया था हमने, ठीक है। तो इसको जरा एक बार कर लेते हैं। सुजल मुझे आंसर देंगे। सुजल, ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ABCD, ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं। फॉर सपोज मैं भी बी के ऊपर हूँ, मैं कहा हूँ, बी के ऊपर हूँ, ठीक है, मैं बी के ऊपर हूँ, और मैं क्या नाम है अपना, मैं सी की तरफ आ जाता हूँ, मैं बी से सी की तरफ आ जाता हूँ, मैं बी से सी की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है ना। पहले मेरे पास जो टॉफीज होती थी वो 4 होती थी, अब हमारे पास टॉफीज कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना। तो मुझे बता सकते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर 1/4। 1/4 चेक कर लेते हैं। जब हम बी कॉम्बिनेशन से सी की तरफ आते हैं तो हमारे पास पहले टॉफीज होती थी 4, आप देख लें, टॉफीज हमारे पास कितनी होती थी, 4 होती थी। अब हमारे पास -1/4 8 हो गई, 8 हो गई, मतलब बढ़ गई टॉफीज हमारे पास। तो मैंने पहले बताया जो हम गेन करते हैं हम नीचे लिखते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन जब करेंगे तो जो हम गेन करें वो नीचे लिखेंगे। हम गेन क्या करें, हम 8 टॉफीज गेन कर रहे हैं, और पुरानी कितनी थी हमारे पास, 4 थी, तो 8 - 4 हो गया। और जो लूज करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो हमारे पास अब कितनी टॉफीज हैं, ओ सॉरी, लेस चिप्स कितने हो गए हमारे पास। पहले हम 4 लेस चिप्स कंज्यूम कर सकते थे, अब कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 3 कंज्यूम कर रहे हैं। तो 3 - 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1/4। यहाँ तक मेरे साथ है? सर माइनस की साइन देना जरूरी है? अच्छा, जब हम बात करते हैं तो माइनस का वर्ड यूज नहीं करते। जब हमसे कोई पूछता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसकी, तो हम माइनस का वर्ड यूज नहीं करते, हम सिंपल बोलेंगे 1/4। माइनस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाहिर सी बात है आप लूज कर रहे होते हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए आप कोई ना कोई चीज लूज कर रहे होते हैं, इसीलिए आपके पास आंसर में माइनस आ रहा होता है। तो जब पूछा जाए ना आपसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आपने इसकी जगह वर्ड यूज करना है 1/4, आपने बोलना है 1/4, सही है ठीक सर। है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपको ग्राफ भी दे सकता है, आप लोगों को वो क्या कर सकता है, ग्राफ भी दे सकता है। मैं बना ही लेता हूँ ग्राफ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टॉफीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेस टिप्स। हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, एंड इस तरफ आते हैं, टॉफीज के ऊपर आते हैं, तो उसकी कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, 4 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा जी, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप देखें तो एक हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन एफ है। कॉम्बिनेशन एफ के अंदर 0 लेस टिप्स हैं एंड टॉफीज 20 है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारे पास क्या नाम है, एक लेस टिप्स हो, और हमारे पास क्या नाम है 16 के करीब जो है वो टॉफीज हो, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारे पास जो है क्या नाम है, दो जो है वो लेस टिप्स हो एंड 12 के करीब टॉफीज हो। ये देख सकते हैं आप पीछे से कि हमारे पास जब दो हमारे पास वो होती है लेस टिप्स होती है, ट्रॉफीज कितनी होंगी हमारे पास, 12 के करीब होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये वाला एक कॉम्बिनेशन है, जब हमारे पास लेस टिप्स 3 हो
और 8 के करीब हमारे पास टॉफीज हो, एंड देन या फिर हमारे पास पूरे के पूरे 100 रुपए उस पे लग जाए। तो अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? तो हमारे पास में डिफरेंट कम्बिनेशन है। एक कम्बिनेशन एफ है, एक कम्बिनेशन ई है, एक कम्बिनेशन डी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है। ठीक है, तो कभी कभार ये भी होता है वो आपको ग्राफ दे सकता है, आपको इस तरह का चार्ट दे सकता है और आपको बोलेगा कैलकुलेट करें। तो एमन आपने मुझे बताना है, ठीक है ना। एमन एमन हम अभी किस पे है? सी के ऊपर है। अभी हम सी के ऊपर है, हम डी की तरफ आ जाते हैं। बल्कि मैं इसको और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। हम अभी डी की तरफ हैं, हम किस पे हैं? डी पर हैं। हम सी की तरफ आ जाते हैं, तो जाहिर बात है हमें कुछ गेन होगा और साथ में हमें कुछ लॉस भी होगा। तो मुझे बता सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? अगर हम डी से सी की तरफ आते हैं तो व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एमन, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, जी, हम डी कॉम्बिनेशन पे बैठे हुए हैं। डी कॉम्बिनेशन पे अगर आप देखें तो हमारे पास 12 के करीब टॉफीज हैं और 2 के करीब हमारे पास लेस चिप्स है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम सी की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है इजाफा हो जाएगा, हमारे पास लेस चिप्स हो जाएंगी 3 और हमारे पास टॉफीज कितनी हो जाएंगी? टॉफीज हमारे पास हो जाएंगी 8। तो आपने मुझे बताना है कि जब हम डी से सी की तरफ आते हैं, मतलब लेस चिप्स ज्यादा कंज्यूम होंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, तो व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर 4। 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम खो क्या रहे हैं? हम टॉफीज खो रहे हैं। 12 से 8 हो गई टॉफीज। देखिए पहले कितनी थी? 12, अब हो गई 8। तो 8 हमारे पास न्यू क्वांटिटी है, पुरानी क्वांटिटी 12 है। और लेस चिप्स हमारे पास कितने भी हो गए? 3, और पुराने कितने थे? 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी -4 आंसर आ जाएगा आपके पास। माइनस को इग्नोर कर दें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 है हमारे पास। एक लेस चिप्स कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 4। तो इसके सवाल कैलकुलेशन में आ सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, एमसीक्यूज के। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें। जी बेटा, मैं आपके आंसर का मुंतजिर हूँ। सुजल, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? शाफ? जी सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आज का जो टॉपिक है, हमारे पास 2 गुड्स होती हैं। हमारे पास 2 तरह की गुड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फ्री गुड्स और एक को हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम जब गुड एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 तरह की गुड्स होती हैं। एक होती है फ्री गुड्स, एक होती है इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड की पहले एग्जांपल लिखता हूं, फिर मेरा आपसे सवाल है। फ्री गुड में क्या आ सकता है? फ्री गुड में सनलाइट आ सकता है। फ्री गुड में आपके पास एयर आ सकता है, मतलब ऑक्सीजन। फ्री गुड में वाटर आ सकता है। ये सिर्फ उन एरियाज में आ सकता है जहां वाटर जो है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है वाटर के ऊपर। हमारे पाकिस्तान में जो पानी है ना, जो आप घरों में यूज करते हैं, वो तो या तो बोरिंग से होगा या फिर टैंकर आएगा, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। ये वाला वाटर नहीं है, शहरों वाला नहीं बात कर रहा मैं या तो रेन की बात कर रहा हूँ जहाँ रेन होती है, रेन वाला पानी हो गया, या फिर उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पानी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। वाटर आ गया, एयर आ गया, सनलाइट आ गया, ये फ्री गुड्स हैं। इकोनॉमिक गुड में क्या आ सकता है? आपके पास जो कार्स यूज करते हैं वो इकोनॉमिक गुड है। आप लोग जो है क्या नाम है, फूड जो कंज्यूम करते हैं वो इकोनॉमिक गुड है। ठीक है ना। आप लोग जो ज्वेलरी यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है? वो इकोनॉमिक गुड है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, पहले तो मैं अम्मार से करूंगा। अम्मार, आपने आंसर दिया। फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स में क्या डिफरेंस है? सर फ्री गुड्स वो गुड्स हैं जो हम बगैर मतलब पैसे पे करके उनसे बेनिफिट हो रहे हैं, और इकोनॉमिक गुड्स वो हैं जिनके लिए हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है चलें। अच्छा, मैं एक सवाल सामने रखता हूँ, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इसका आंसर बताएं, फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इन इकोनॉमिक, नेचुरल सनलाइट इज क्लासिफाइड एज अ फ्री गुड। ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? 4 रीजन दिए गए हैं। नंबर 1, सनलाइट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। नंबर 2, सनलाइट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। सी में कह रहा है देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सनलाइट, एंड डी में कह रहा है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट कैन बी कंज्यूम्ड। सर आप डी। लोगों के आंसर डी।
डी या बी? बेटा डी। सबके देखें देखें बेटा सब एक आंसर दीजिएगा। आप लोग अच्छी तरीके से देखें फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो अम्मार सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट ले लें, अच्छी तरीके से देख के फिर मुझे आंसर दें। देखिए लर्निंग एक प्रोसेस है। तो अहमद, यास्मीन, अम्मार, शाह सबको बोलूंगा इसको एक नजर देख लें और आपके पास 1 मिनट है, मुझे फिर सोच सर समझ के मे अपने आंसर बताएं। जी जी डी सर। डी। शहनशाह साहब कह रहे सर हैं मे बी डी, सी। आप कहती हैं सी। ठीक है, और कोई बेटा? बेटा डी में अगर आप गौर करें, वो कह रहा है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सर सनलाइट कैन बी कंज्यूम्ड। बी है, बी। बी फॉर बॉल। ठीक है, वो कह रहे हैं बी। अच्छा बेटा इसका जो आंसर है वैसे उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड क्या है, फिर इसके आंसर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड की तरफ आते हैं। फ्री गुड क्या होती है एंड इकोनॉमिक गुड क्या होती है? तो पहले इकोनॉमिक गुड समझ लेते हैं। इकोनॉमिक गुड वो गुड होती है, इकोनॉमिक गुड वो गुड होती है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। इकोनॉमिक गुड्स involve opportunity cost in production, i.e. that is it require resources to produce it। क्या मतलब है? मतलब इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्रोडक्शन करने पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। क्या मतलब? जो रिसोर्सेज आप इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहीं और भी यूज हो सकते थे, वो कोई और बेनिफिट भी दे सकते थे। मतलब इसको बनाने के लिए रिसोर्सेज लगती हैं, इसको बनाने के लिए हमारा खर्चा, इसको बनाने के लिए हमारी कॉस्ट आ रही होती है। कार की एग्जाम्पल ले लें, क्या ख्याल है? हम ख्याली पुलाव बनाए जहन में, सोचे कार बन जाएगी, बस जहन में सोचा और सामने मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है, क्या ख्याल है? शहनशाह ने बस इंशाल्लाह। आंखें बंद की और कहा कि आईफोन 11 मेरे हाथों में होना चाहिए। जैसे ही आंखें खोली तो 2 आईफोन आ गए। ऐसा हो सकता है? क्या ख्याल है सर, क्या कहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। सर नहीं हो तो सकता, आप नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। या हमारे पास अहमद है, उन्होंने सोचा कि भाई दुनिया की बेस्ट ज्वेलरी मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही आंखें खोली, ज्वेलरी का क्या नाम है अपना, माशाल्लाह, यानी ज्वेलरी की हर जगह पे। ऐसे नहीं हो सकता। ये जो चीजें हैं, कार हो गया, फूड हो गया, ज्वेलरी हो गई, रमजान का मौसम है, अफ्तारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई मैं जब रोजा खोलने जाऊं तो मेरे सामने फला फला आइटम मौजूद हो, दुनिया की बेस्ट डिशेस मौजूद हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये कि ये जितनी भी चीजें, कार हो गया, फूड हो गया, ज्वेलरी हो गई, इनको बनाने के लिए आपको कोई ना कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, कोई ना कोई खर्चा इनकर करना पड़ता है। वो खर्चा या तो आप अपनी जेब से करते हैं या कोई और करता है अपनी जेब से, या प्रोड्यूसर कर रहा होगा, या गवर्नमेंट कर रहा होगा, या आप कर रहे होंगे। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, ये बगैर कॉस्ट के नहीं प्रोड्यूस हो सकती, बगैर खर्चे के नहीं प्रोड्यूस होती, इसीलिए इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड। जबकि फ्री गुड्स जो हमारे पास होती हैं, फ्री गुड जो है उसका कोई खर्चा नहीं है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, सनलाइट की एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों के घरों में सोलर लगा हुआ होगा, ठीक है ना? सोलर लगा होगा तो कभी आसमान से बिल आया है या गवर्नमेंट की तरफ से बिल आया है कि भाई इतनी सनलाइट आपने कंज्यूम की है, इसका इतना बिल बनता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सनलाइट के नाम पे बिल आया हो कि आपने माशाल्लाह घर पे सोलर लगाया है और आपने इतनी सनलाइट यूज की है, इसका बिल इतना बनता है? नहीं आया होगा आपके पास। इसी तरीके से आप लोग ऑक्सीजन माशाल्लाह से अभी बाहर निकलें, आप गहरा सांस लें, घर में गहरा सांस लें, आपके सांस लेने पे कोई खर्चा नहीं है और ना ही आपके सांस लेने से किसी और के लिए कोई मसला पैदा होता है। यही ऑक्सीजन अगर उसमें हो ना, अगर आप जाएं स्पेस में, दुनिया से बाहर निकलें, स्पेस में जाएं, तो अगर आप किसी सैटेलाइट के अंदर हैं या किसी आप स्पेस स्टेशन के अंदर हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं होती। वहां फिर जनरेटर के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। स्पेशल चीजें होती हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है, वहां फिर ऑक्सीजन इकोनॉमिक गुड होगा। तो हमारे माशरे के अंदर जो आप ये हवा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? फ्री गुड है, क्योंकि इसका कोई बिल नहीं आता आपके पास, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और ना ही आपके इस्तेमाल करने से किसी के लिए कम होती है। वाटर की एग्जाम्पल ले लें, वो इलाके जहां पानी बहुत ज्यादा है, वो इलाके जहां बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है, तो बारिश होती है, बारिश की कोई कॉस्ट है? आपके पास बारिश वगैरह होती है तो बारिश का कोई खर्चा है? जी भाई, मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ, आप लोग बताएं मुझे। शहनशाह क्या कहते हैं?
बारिश वगैरह की कोई कॉस्ट नहीं होती, बारिश वगैरह का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट नहीं होती। हाँ, अगर आप बोरिंग का पानी यूज करते हैं उसकी कॉस्ट है, आप घर पे टैंकर मंगवाते हैं उसकी कॉस्ट है, नेस्ले का पानी यूज करते हैं उसकी कॉस्ट है, वो फिर इकोनॉमिक गुड के अंदर आएगा। अदरवाइज हमारे पास वाटर उन इलाकों में जहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गांव गोट है, समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, वाफर मिकदार में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? फ्री गुड कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जी। तो अब मुझे बताएं आप लोग अपना आंसर जो है, इसका आंसर क्या होगा? सर सी। सी इसका आंसर। कहते हैं फ्री गुड जो है ना, फ्री गुड हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्री गुड हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, कोई खर्चा ही नहीं आता उसके ऊपर। किसी चीज का ज्यादा होना जो है फ्री गुड नहीं कहलाता। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ऑयल आजकल बहुत ज्यादा है, ऑयल आजकल बहुत ज्यादा है, उसके रीजन ये कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, डिमांड उसकी कम हो गई है। तो क्या ख्याल है, ऑयल हमारे पास जो है वो आ जाएगा उसके अंदर, फ्री गुड के अंदर? नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करने पे आपका खर्चा आ रहा होता है। ऑयल को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में, उसको फिर रिफाइनरीज में भेजने में, फिर डिलीवर करने में कॉस्ट आती है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्कार्स कहलाएगा। वो हमारे पास कहलाएगा इकोनॉमिक गुड कहलाएगा। अच्छा जी, एक सवाल है मेरा आप लोगों से। रमजान में लोगों को राशन मिलता है, ठीक है ना? इसी तरीके से आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करता है, आपसे पैसे नहीं लेता। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें चेकअप फ्री है, उनमें आपके दवाई जो दी जाती है वो भी फ्री दी जाती है। अगर कोई सर्जरी होती है तो वो भी फ्री में की जाती है। तो मुझे बताएं, क्या ये फ्री गुड होगा? सुजल, हम जब गवर्नमेंट अस्पताल जाते हैं तो वहां हमें जो इलाज वगैरह होता है उसके पैसे नहीं लेते वो लोग हमसे, तो क्या हम हेल्थ को फ्री गुड कह सकते हैं? सर मेरे ख्याल से नहीं। नहीं कह सकते। सर राइवल क्यों भी नहीं है। कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्या वजह है इसकी? सर अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो मेरी वजह से कोई और कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाली बात भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपकी बात भी सही है। इसका इसका जो मेन रीजन है वो ये कि उसके ऊपर कॉस्ट आ रही होती है। वो कॉस्ट आपके जेब से नहीं जाती है, वो गवर्नमेंट की जेब से जाती है। लाइक कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? वेंटिलेटर दे रही है सबको, जिसको सांस की तकलीफ है उसको वेंटिलेटर दे रही है। अब वो जो बंदा है वो पैसे नहीं भर रहा, लेकिन उसके पैसे कौन भर रहा है? फिर उसके पैसे गवर्नमेंट भर रही है। वो वेंटिलेटर जो है वो गवर्नमेंट बाय करके दे रही है। तो फ्री गुड में यानी कोई कॉस्ट नहीं होती। लेकिन अगर कोई गुड ऐसी है जिसकी कॉस्ट आप नहीं बेयर कर रहे, गवर्नमेंट बेयर कर रही है या प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है, तो वो फ्री गुड नहीं कहलाएगा, वो फिर इकोनॉमिक गुड कहलाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे आजकल राशन लोग बांट रहे हैं बहुत ज्यादा, तो जो कंज्यूमर है उसको वो राशन किस में मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर का खर्चा तो आ रहा है ना उस राशन के ऊपर, जो उसको बांट रहा है उसका खर्चा तो आ रहा है ना उसके ऊपर। तो इसीलिए जो राशन वगैरह बट रहा है उसको हम क्या नाम है? फ्री गुड नहीं कहेंगे, वो अभी भी हमारे पास क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक गुड कहलाएगा। तो पूरी इकोनॉमिक्स में जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स की बात करेंगे। पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक गुड्स के ऊपर घूमती है, वो फ्री गुड्स के ऊपर नहीं घूमती। यहां तक बात क्लियर हुई? सुजल, यहां तक बात यस क्लियर सर। हुई? ठीक है। यस सर। अब आगे चलते हैं, हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। मैं पहले लिख देता हूं, देन वी विल डिस्कस। इकोनॉमिक्स is a social science. Economics is a social science which deals with the allocation of scarce resources which has alternative uses, in order to एक मिनट in such a manner that ये चीजें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये तो कोशिश करें आप नोट करते जाएं। लाइक अभी मैंने देखा था 2020 में जो आया था ना पेपर, मतलब सैंपल पेपर, उसमें उसने लिखा था कि इकोनॉमिक गुड की डेफिनेशन बताओ। तो जैसे मैंने पीछे एक लाइन लिखी कि इकोनॉमिक गुड वो गुड्स होते हैं जिनमें
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में, मतलब उस पर कोई ना कोई कॉस्ट इनकर हो रही होती है, रिसोर्स कोई ना कोई लग रही होती है। तो ये चीजें आप लोग लिखें अपने पास, कॉपी डाउन करें रजिस्टर के अंदर। मैक्सिमम वांट्स आर सेटिस्फाइड। जी देखो, ये मैंने डेफिनेशन लिखी, इसको जरा गो थ्रू करते हैं। मैंने डेफिनेशन बाद में सिखाई, उसका रीजन ये था कि पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, लाइक नीड्स क्या थे, वांट्स क्या थे, ये समझना जरूरी है। इसमें मुझे एक बात याद आई, कल एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल किया कि आपने वांट में लिखा कि एनीथिंग विच इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एनीथिंग विच इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि पत्थर जो होता है, जो बाजार वगैरह में आप रोड वगैरह में पड़े हुए होते हैं, तो एमन मेरा आपसे सवाल है, क्या ये क्या नाम है अपना वांट में आ सकता है? क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए तो जरूरी नहीं है। Yes, sir. नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में तो ये लिखवाया था कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, तो इसको वांट्स में डाल सकते हैं। Um, अच्छा, तो देखिए वो जो डेफिनेशन थी वो पूरी नहीं थी, उसमें मैं एक चीज मिस कर गया था। वो ये थी कि जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं, हम अपनी डिजायर्स को नीड एंड वांट्स कहते हैं। जो भी हमारी डिजायर होती है, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं नीड, एक को कहते हैं वांट। तो हर डिजायर नहीं आएगी नीड एंड वांट में, सिर्फ वो डिजायर आएंगी जिसको पूरा करने के लिए आप में एबिलिटी भी हो एंड विलिंगनेस भी हो। आप में एबिलिटी भी हो एंड विलिंगनेस भी हो। क्या मतलब कि जैसे एक बंदा कहता है मुझे चांद पे जाना है, तो ये वांट में नहीं आ सकता, ठीक है ना? चांद पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वांट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि चांद पे जाने के लिए उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं। और चांद पे क्यों जाना चाह रहा है? अब वो बस उसकी ऐसी ख्वाहिश है, तो विलिंगनेस भी नहीं है। तो वांट में वो चीज आएगी जिसको पूरा करने के लिए आप में एबिलिटी भी हो एंड विलिंगनेस भी हो, एंड देन वो सर्वाइवल की जरूरी नहीं। लाइक फॉर सपोज हमारे शहनशाह भाई हैं, उनका मूड हो रहा है आईफोन 11 लेने का, ठीक है? उनको फोन की जरूरत है, वो नेट यूज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, माशाल्लाह से बड़े आदमी है माशाल्लाह से, तो उनको विलिंगनेस तो है एंड एबिलिटी माशाल्लाह से, पैसे भी हैं उनके पास, ठीक है? तो वो क्यों मोबाइल लेना चाह रहे हैं? वो मोबाइल इसलिए लेना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा दोस्त वगैरह से बात हो सके, थोड़ा सा एफिशिएंसी आ सके, बैटरी लाइफ उसकी अच्छी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, कैमरा उसका अच्छा है, तो ये वांट में आएगा। मतलब वो मोबाइल के बगैर रह सकता है, लेकिन मोबाइल इसलिए लेना है कि ना कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, तो ये वांट में आएगा। तो कोई भी चीज हम जब बोलते हैं कि वो वांट है या नीड है, तो उसके लिए जरूरी है हम जिस ख्वाहिश की बात करें, उस ख्वाहिश में एबिलिटी भी होनी चाहिए, उस ख्वाहिश में विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है यास्मीन? जी सर, आ रही है। जी। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, सोशल साइंस। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, सोशल साइंस। आप लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। एक हमारे पास होती है प्योर साइंस। प्योर साइंस का क्या मतलब है? प्योर साइंस का मतलब है जैसे आपके पास फिजिक्स है, प्योर साइंस है। जैसे आपके पास मैथ्स है, प्योर साइंस है। केमिस्ट्री है, प्योर साइंस है। और जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हिस्ट्री आ जाता है, आपका सोशियोलॉजी आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है। कोई बता सकता है आप जैसे कि सोशल साइंस का क्या मतलब है? नीरज? सोशल साइंस का यहाँ मतलब क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स किसको डिस्कस करता है? इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा। इकोनॉमिक्स में हम इश्यूज पढ़ेंगे, स्कार्सिटी पढ़ेंगे, चॉइसेस पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होगा, एक गवर्नमेंट का बिहेवियर क्या होगा। तो इसीलिए हम क्या नाम है, इकोनॉमिक्स को कहते हैं सोशल साइंस। पूरी इकोनॉमिक्स इसी के गिर्द घूमती है कि प्राइस बढ़ेगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, प्राइस कम होगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी। मतलब पूरी इकोनॉमिक्स इसी बिहेवियर की गिर्द घूमती है कि जो जो इश्यूज आएंगे, सोसाइटीज में प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम के लिए लोगों का बिहेवियर क्या होगा, ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा। तो जहां ह्यूमन बिहेवियर की बात होगी उसको हम क्या कहेंगे? सोशल साइंस कहेंगे। सुजल, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इशू क्या है? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, एंड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है।
तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो क्या क्रिएट हो गई? स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर ऊपर से हमारे पास क्या है? चॉइसेस भी हैं। इकोनॉमिक्स में दो मसले हैं, एक स्कार्सिटी का मसला है, एक चॉइसेस का मसला है। कि कोई भी चीज है तो वो 10 कामों में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास पैसे भी पड़े ना 1 लाख रुपए, तो 1 लाख से बहुत कुछ हो सकता है। 1 लाख से आप क्या नाम है घूमने फिरने जा सकते हैं, 1 लाख रुपए बैंक में सेव कर सकते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर ले सकते हैं, 1 लाख रुपए से सोना खरीद सकते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए से एक ही काम होता ना तो भी मसला नहीं था, लेकिन जब 1 लाख रुपए 10 कामों में लग सकते हैं, तो यहाँ एक और मसला पैदा हो जाता है। वो क्या है? चॉइसेस, कि मैं कौन सी चीज सेलेक्ट करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। हमारे पास यहां तक इतने बड़े मसले हैं कि कोई चीज फालतू नहीं है। आम देखा होगा आपने, आम आप जब खाते हो तो घुट्टी का क्या करते हो तुम लोग? सुजल, आम जब खाते हो तो उसकी घुट्टी का क्या करते हो? सर आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तो हमारे पास लतीफाबाद 12 नंबर में लोग क्या करते हैं, जो कोली बरादरी है, वो आम की घुट्टियां जमा करती है, बोलियां की बोलियां जमा करती है, बोलियां की बोलियां। तो उस दिन मैंने यानी सर का एक लेक्चर सुना था, हमारे सर है, तो वो कह रहे थे कि आम की घुटलियां होती हैं, ये सेल होती है। आम की घुटलियों का एक ट्रक, आम की घुटलियों का एक ट्रक 2 लाख रुपए में सेल होता है। टंडो हैदर के अंदर ये भट्टियां हैं ईंटें बनाने की, वहां जाके आग जलाने के लिए ये आम की गुठली यूज होती है, आम की गुठली यूज होती है। ये छोड़ें, चीनी, चीनी जो बनती है ये गुड़ से बनती है। हम गुड़ को क्या नाम है पिघलाते हैं, उसको फिर आगे कन्वर्ट करते हैं, उससे चीनी बनती है। जब हम चीनी बनाते हैं तो एक वेस्ट निकलता है, एक वेस्ट निकलता है, वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन उस वेस्ट से भी चीजें बनती हैं। तो जो शुगर का वेस्ट है उससे क्या बनता है? उससे आपके घरों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, इस दरवाजों में एक मटेरियल यूज होता है, उसको हम कहते हैं चिप बोर्ड। वो चिप बोर्ड आपके क्या नाम है इस शुगर के वेस्ट से बन रहा होता है। तो मेरा बताने का मतलब ये कि ना सिर्फ रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन अगर कोई रिसोर्स का क्या नाम है वेस्टेज है, वो भी आगे जाके इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में जो हम ये कचरा वगैरह फेंक देते हैं ना घरों के अंदर, हमारे पास जो कचरा वगैरह होता है, ये प्लास्टिक होता है, ये हम फेंक देते हैं, इसको भी आगे इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। यहाँ तक कि बाइक आपने देखी होगी, बाइक में साइलेंसर लगा होता है। तो साइलेंसर किस लिए होता है? आपका जो भी क्या नाम है धुआं वगैरह होता है उसके लिए होता है। तो इंडिया के अंदर लोगों ने एक डिवाइस बनाई है, वो साइलेंसर पे लगाते हैं, चाहे आपके पास गाड़ी हो चाहे आपके पास बाइक हो, और उस बाइक से जो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, वो डिवाइस क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है इंक के अंदर, और वो इंक फिर यूज होती है आगे लिखने वगैरह के। तो बताने का मकसद है दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि ना सिर्फ रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, बल्कि उन रिसोर्सेज के जो वेस्टेज है, जो आप फेंक देते हैं, जो आपके लिए किसी काम के नहीं, वो भी आगे इस्तेमाल हो रहा है। एक खजूर है, उसका नाम है अजवा। अजवा खजूर है, बड़ी मशहूर है, हम मुसलमान लोग बड़े उसको अकीदत के साथ खाते हैं। उस अजवा खजूर की जो गुठली है, वो भी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग जमा कर देते हैं। वो गुठली भी सेल होती है, और उस गुठली से हार्ट अटैक की दवाई बनती है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज के फिर अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो कौन सा यूज सेलेक्ट करें, कौन सी चीज ज्यादा सेलेक्ट करें, इसके लिए हमें कुछ फैसले करने पड़ते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो। इसको इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, उसको हम कहते हैं रेशनल बिहेवियर। क्या कहते हैं? रेशनल बिहेवियर। जितने भी हमारे पास लोग हैं वो रेशनली बिहेव करते हैं। रेशनली बिहेवियर कभी वर्ड सुना आप लोगों ने? सुजल, रेशनल बिहेवियर? नहीं सर। रेशनल बिहेवियर का मतलब होता है टू अचीव मैक्सिमम, टू अचीव मैक्सिमम, टू अचीव मैक्सिमम। मतलब जितने भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं कम खर्चों और ज्यादा मिले। ये एमन बहुत अच्छी तरीके से बता देगी, यास्मीन बहुत अच्छी तरीके से बता देगी, क्योंकि ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जो चीज 1000 रुपए की होती है 500 में लेकर आते हैं। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। जो चीज 1000 की होती है तो हमारी खवातीन क्या करती हैं, बार्गेनिंग करके 500 में लेकर आती है। ये क्या है? ये रेशनल बिहेवियर है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा सस्ते में चीज ले सकें। अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है और हम समझते हैं कि अच्छी है, ये हमें फायदा देगी, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम खर्चे पे, कम से कम कॉस्ट पे उसको अवेल कर सकें। ये क्या है? रेशनल बिहेवियर। तो रेशनल बिहेवियर दो तरह का होता है, एक होता है पुअर बंदा और एक होता है अमीर बंदा। अमीर बंदा भागता है क्वालिटी के पीछे,
वो जब रेशनली बिहेव करता है वो पैसों को नहीं देखता, वो क्वालिटी को देखता है। लाइक बहुत सारे लोग जूते लेते हैं, ठीक है, वो जूते ऐसे लेते हैं जो 5 साल चले, 6 साल चले, पैसे चले जाएंगे 2000, लेकिन उनको फायदा क्या होगा, वो जूते 5 साल 6 साल चलेंगे। गरीब बंदा क्या करता है, गरीब बंदा क्या करता है, वो क्वालिटी के पीछे नहीं भागता, वो भागता है मनी के पीछे, पैसे के पीछे। वो कोशिश करता है कम से कम खर्चे पे चीज हासिल कर सके, तो वो जूते लेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा जूते ऐसे उठाएगा जो उसका काम भी कर दे और सस्ते में सस्ते उसको मिले, पैसे कम से कम खर्च हो। तो वो जाके 600 रुपए का जाके जूता जाके न्यू ब्रिज से लेकर आएगा, नया पुल से लेकर आएगा। नया पुल मशहूर है हैदराबाद में, वहां से आपको 600 रुपए में कॉपी मिल जाएगा नाइकी के जूते का, या जितने बड़े ब्रांड है उन सब की कॉपी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि इकोनॉमिक किसे कहते हैं? नीरज, शहनशाह, सुजल, अम्मार। यस सर। यस तो इन शॉर्ट में बता दो, इकोनॉमिक्स हमारे पास सोशल साइंस है, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो स्कार्सिटी है, देन चॉइसेस है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं कि इन जो स्कार्स रिसोर्सेज है इनके साथ क्या किया जाए, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिक्स की तकरीबन बहुत सारी डेफिनेशन थी, तो आपने आज घर जाके क्या करना है, एक डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का फादर कौन था? एडम स्मिथ, मदर का पता नहीं। तो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन पहली दी थी, उसके बाद आया था अल्फ्रेड मार्शल, उसने फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, उस पर एतराजात हुए, फिर आया था रॉबिन्स, फिर रॉबिन ने डेफिनेशन दी, फिर बहुत सारे लोग आते गए, फिर पॉल सिमल्सन आया, उसने भी डेफिनेशन दी, वो बहुत अच्छी थी, डिफरेंट लोग आते गए। तो आपने घर जाके क्या करना है, इनकी डेफिनेशन गो थ्रू करनी है कि एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी, मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी, क्या इश्यूज थे, और रॉबिन ने क्या डेफिनेशन दी। रॉबिन की डेफिनेशन थोड़ी बहुत अच्छी है, तो ये इंशाल्लाह आपने गो थ्रू करना है। कल हम इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक करेंगे अपने चैप्टर 1 का, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा, कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा ताकि जो भी इश्यूज हो वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है बेटा।